गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा सीरीज़ है वो 5 क्वेश्चन 25 फैक्ट्स हैं। हम हर एक क्वेश्चन की डीप एनालिसिस करेंगे और उससे बनने वाले इर्द गिर्द की क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फिर इसमें साथ में कुछ फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट का भी रिवीजन करेंगे। ये एक कंटिन्यूस सेशन है जो लगातार चलता रहेगा और इससे काफ़ी मदद मिलेगी आप लोगों को कंप्यूटर की तैयारी करने में। अब ये विशेष करके जो सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस एसआई हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जो भी आगे वीडियोस आएंगे वो भी और जो करंट है वो भी। और इसके साथ साथ में ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का कि रेगुलर रिवीजन होना, क्योंकि रिवीजन नहीं होता है तो समस्याएं कुछ आती हैं कि जैसे पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता है। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपने जो पढ़ा है उन सभी चीज़ों को रिवाइज़ कराना और साथ साथ में जो है क्वेश्चन के टच में रहना। तो इससे काफ़ी जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, जो लोग अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि ये एक दिन का नहीं, ये रेगुलर सेशन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आएगा उसके बाद बंद हो जाएगा। हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। जो पूरा सिलेबस होता है यूपीएसआई का और कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट का, वो सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में आप जो है इन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप जो मॉक टेस्ट देना चाहें तो आप ज़रूर यहाँ से अटेंड करें। ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पर targetpdf.in। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो है रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पर AIR यानी ऑल इंडिया रैंकिंग के बेस पर आप जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका रैंक कितना आ रहा है। और साथ साथ में यूपी पुलिस एसआई, कांस्टेबल, आरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, आरआरबी, एनटीपीसी, CHSL, CGL, यूपीपीसीएस, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी टेट, पेट, इन सभी एग्ज़ामों में जो कंप्यूटर के सिलेबस होते हैं वो कवर किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए। और चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन ओरेकल, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक जो है फ्री एंड ओपन सोर्स OS है, यानी कि ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा लिनक्स को वहाँ पर आप लगाएंगे। लिनक्स आपका फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ओपन सोर्स नहीं है। यानी इसको अगर आपको लेना है तो बाई करना पड़ेगा। आजकल मार्केट में चल भी रहा है मतलब फ्री में मिल रहा है। तो जो फ्री में मिलता है ना दोस्तों, ये पायरेटेड होता है, यानी कि नकली होता है, क्रैक्ड होता है। और जब कोई भी प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है विंडोज़ के सिक्योरिटी फीचर्स को क्रैक कर देता है ना, तो वो बिना की के इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर में। तब आप ये सोचिए कि जिस विंडोज़ का सिक्योरिटी फीचर क्रैक कर दिया गया है, क्या वो सिक्योर होगा आपके कंप्यूटर के लिए या फिर आपके डेटा के लिए? नहीं, क्योंकि उसका सिक्योरिटी फीचर्स क्रैक कर दिया गया। जैसे मान लीजिए अभी घर है, अब उस घर का जो दरवाज़ा है वो किसी ने तोड़ दिया है,
तो जब तोड़ दिया है तो यानी कि मेन सिक्योरिटी फीचर्स विंडोज़ की जब तोड़ दी गई है तो उसमें कोई भी एंट्री ले सकता है। तो वहाँ पर हैकर्स, अटैकर्स, क्रैकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है आपके कंप्यूटर में एंट्री लेना। और आपके कंप्यूटर में एंट्री लेने का मतलब ये है कि आपकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है, आपके डेटा को चुराया जा सकता है। और एक बात बता दें दोस्तों कि आज के ज़माने में डेटा जितना कीमती है उतना आपके पैसे नहीं हैं। डेटा आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट कि आप पैसा दे करके भी आप जो है उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। सो आप पैसा मत बचाइए, लेकिन अपना डेटा बचा लीजिए। डेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जो है क्रैक्ड वर्जन का विंडोज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे आपके सिस्टम, आपके डेटा को लॉस पहुंचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में आपको बता दें कि देखिए, सबसे पहले तो ये है हमारा CPU, और इस CPU को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो MU होता है। MU मतलब मेमोरी यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। दूसरा जो होता है वो ALU होता है। दूसरा सेक्शन जो होता है हमारा ALU होता है। ALU का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तीसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट। तो जब भी आपका जो डेटा है कीबोर्ड से, यानी कीबोर्ड से जब डेटा यहाँ पर आपके कंप्यूटर में इंटर किया जाता है तो सबसे पहले वो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। मेमोरी से वो डेटा ट्रांसफ़र होता है ALU के लिए, जहाँ पर वो प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद जब वो तैयार हो जाता है, रिजल्ट बन जाता है, तो वापस मेमोरी में सेंड कर दिया जाता है। तो मेमोरी में सेंड करने का मतलब ये है, जब मेमोरी में सेंड कर दिया जाता है तो ये डेटा वापस भेजा जाता है डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर को। कहाँ पर? मॉनिटर को, मॉनिटर या फिर जो भी आउटपुट डिवाइस आपकी होगी वहाँ सेंड किया जाएगा। तो इससे आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब इस पूरे दौरान में जितना डेटा का फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? ये पूरा डेटा कंट्रोल किया जाएगा CU के द्वारा कि कौन सा डेटा किस यूनिट में जाना है। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा CU की होती है, यानी कंट्रोल यूनिट की होती है। ये पूरा डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है हमारा क्या? कौन? CU। यानी कि जैसे ये एक तरह से सुपरवाइज़र का काम करता है। किसका काम करता है? सुपरवाइज़र, यानी कि पूरी निगरानी रखता है कि कौन सा डेटा किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो पूरी तरीके से ये CU जो है हमारे डेटा के फ़्लो को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इस सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है। तो अब आपको देखना है, अब आपको ये बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो आप खुद देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए एक चीज़ और बता दें, जो ALU है, ALU ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी 2 तरह का काम ये करता है। एक जो काम करता है अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक, यानी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा वो अर्थमेटिक पार्ट करता है, जो लॉजिकल पार्ट होता है वो लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 > 5, तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं हुआ, ये एक लॉजिकल कैलकुलेशन हुआ कि मतलब क्या 2 5 से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न आएगा? यहाँ पे फॉल्स रिटर्न आएगा। यानी कि इसका रिस्पांस क्या आया कि ये कंपैरिजन करता है, यानी कि डिसीजन बेस्ड जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो हमारा जो है लॉजिकल पार्ट करता है। और मान लीजिए अगर आपसे कहते हैं 2 + 5, तो 2 + 5 क्या है? एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। तो जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है वो अर्थमेटिक पार्ट करता है, जो लॉजिकल कैलकुलेशन होता है वो हमारा लॉजिकल पार्ट करता है।
दो तरह के काम जो है ये किसके द्वारा किए जाते हैं, हमारे ALU के द्वारा। एक और बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए ह्यूमन लाइफ में एक आदमी जो होता है वो कौन कौन से कितने तरीके के काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिन भर में अगर आप एनालिसिस करें तो आपके पास एक तरह के काम होंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक तरह का होगा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि जिसमें आप जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइम देखना, पैसे कैलकुलेट करना, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, दिन भर में जितने भी ऐसे काम होते हैं कुछ इसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का आप कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा काम होता है जिसमें आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन का मतलब कि ये काम को करना है कि नहीं करना है, ये जाना है कि नहीं जाना है, मतलब ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो डिसीजन बेस्ड होते हैं। किससे आपको बात करना है, किससे आपको बात नहीं करना है, आज आपको अपनी ड्यूटी पर जाना है कि नहीं जाना है, काम पर जाना है कि नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो लॉजिकल होती हैं, ये लॉजिकल वर्क होते हैं। तो कुल मिला के अगर एनालिसिस किया जाए तो दो ही तरह के काम होते ही हैं, या तो होगा अर्थमेटिक और दूसरा होगा लॉजिकल। तो हमारा जो कंप्यूटर है ये दोनों तरह के काम को करने में सक्षम है, यानी लॉजिकल काम भी कर सकता है और न्यूमेरिकल काम भी कार्य भी कर सकता है। इसीलिए जो है कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि वो ह्यूमन लाइफ के डेली जो वर्क स्पेस है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो कुल मिला करके हमारा जो कंप्यूटर है वो ये दोनों तरह के काम करता है। इनपुट का काम नहीं करता है, नेटवर्क संचार का काम नहीं करता है, डेटा ग्रहण का काम नहीं करता है, ये तो मेमोरी का काम है। तो डेटा स्टोरेज कौन करता है, मेमोरी करती है, ठीक है। इनपुट प्रोसेसिंग यानी कि इनपुट को प्रोसेस करने का काम कौन है, किसका है, ये CPU का काम है। और इनपुट लेने की बात करेंगे तो वो हमारा जो है इनपुट डिवाइस का काम होता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन ये जो है NIC का होता है, ये नेटवर्क का काम है, ये एक नेटवर्किंग का ये टर्म्स है, ठीक है। तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड्स एंड कम्युनिकेशन। तो कौन सा OSI मॉडल जो है, कौन सा OSI मॉडल का कौन सा लेयर तो इसका हो जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो इसमें जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन का कार्य करता है। यानी कि एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो यहाँ पर जो है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो 7 OSI मॉडल होते हैं, 7 OSI मॉडल, उसमें से एक हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा दूसरी जो है नेटवर्क पे जाना है, तो उसके लिए जो है हमारा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 25 का बाइनरी कितना होगा। तो 25 हमारा जो है ये 25 है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और जो रिमाइंडर होता है हमारा वो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। अब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा क्योंकि 12 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 2 से। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 बचा। अब यहाँ पे 2 से फिर से एक बार डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2,
तो रिमाइंडर बच गया 1, क्योंकि 3 में से 1 रिमाइंडर बच जाएगा जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अब तो नंबर छोटा हो गया है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखने के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि LSB लोअर सिग्निफिकेंट बिट से लेकर के MSB मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाना है। यानी सबसे नीचे कितना है हमारा 1, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद फिर क्या है 0 0 1। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और नंबर को देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें इसका रिवर्स कि इसका डेसिमल कितना हो जाएगा, इन सब का डेसिमल कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका नंबर सिस्टम में किया गया है, इसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी नंबर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बी वाले को जो है, जो बी वाला हमारा 10101 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये है आपका 10101, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 × 2 प्लस 0 × 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। अब सबके ऊपर जो है हम पावर लगाएंगे 0 से 1 तक। जितने भी नंबर थे, जितने भी डिजिट थे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। अब सबसे राइट साइड में जो डिजिट है वहाँ पे हम पावर लगाएंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 की पावर लगाया, यहाँ पर 0 की पावर लगाया, 2 के ऊपर पावर रेज करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4। अब जितने भी नंबर 0 से है ना, वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, इसलिए हम 0 वाले को पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास क्या, 1 × 2 पावर 4 प्लस 1 × 2 पावर 2 प्लस 1 × 2 पावर 0। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 1, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती होती है कि जिस नंबर के पावर 0 होता है उस नंबर की वैल्यू कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमने 1 × 1 लिख दिया है। चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो उस नंबर की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें 2 पावर 2 हो जाएगा। 2 पावर 2 का मतलब 2 × 2 होता है, 2 पावर 2 का मतलब 2 × 2, और ये कितना होता है, 4 होता है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 4 × 1 प्लस यहाँ पर 2 पावर 4 का मतलब 16 होता है। कैसे होता है, 2 का 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होता है 2 पावर 4।
इसी को कहते हैं 2 पावर 4 कि 2 को 4 टाइम्स यानी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप खुद देख लो। 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये आपका 2 पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 16 इंटू 1 इंटू 16 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 1 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 जा 1 यानी कि 16 4 20 और 1 कितना जगह 21, यानी कुल हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 21 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। इनको आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी वैल्यू कितना है। रिस्पांस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। आंसर करने से आप एक एक्टिव लर्नर बनते हैं और चीज़ें आपको रिवाइज रहती हैं। तो थोड़ा सा इस पर आप लोग वक्त दें, समय दें, और जो है जो भी क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं उसका रिस्पांस, अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो ज़रूर रिस्पांस करें, और साथ में शेयर करने का भी प्रयास करें, क्योंकि शेयर करने से थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लाइक और शेयर होता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जान करके और थोड़ा सा हम लोगों को ही बूस्ट मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच कमांड इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में आपको जब कोई फाइल्स सेव पहले से होती है और आप उसको चाहते हैं दूसरे नाम से सेव करना, या कुछ मॉडिफिकेशन करके दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए जो पहला ऑप्शन है वो किसके लिए होता है। पहला ऑप्शन ये है कि जब कोई फाइल आप नई बनाते हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, और जब भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं, सेव की हुई फाइल को मॉडिफिकेशन उसमें कुछ करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में आपको सेव और सेव एज दोनों दिया जाता है, तो आप वहाँ से चूज करते हैं सेव एज। तो सेव एज पे जब क्लिक करेंगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। अब ये डायलॉग बॉक्स जब खुल करके आएगा ना तो यहाँ पे नीचे 2 बॉक्स आपको मिलते हैं। एक में फाइल नेम चूज़ करना होता है, दूसरा में फाइल टाइप चूज़ करना होता है। तो वहाँ से फाइल का नया नाम, और अगर टाइप चेंज करना चाहते हैं तो टाइप चेंज कर लीजिए और फिर सेव कर दीजिए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। जब भी हम फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर सेव एज का यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट से आपका जो है फाइल दूसरे प्रोग्राम के लिए एक्सपोर्ट होती है। दूसरे प्रोग्राम के लिए जैसे मान लीजिए हो गया पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होता है। अब जैसे डायरेक्ट MS वर्ड को अगर दूसरी एप्लीकेशन में ओपन करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस होगा ना वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि MS वर्ड का जो फॉर्मेटिंग फीचर है हो सकता है कि दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट ना करे। तो इसलिए वहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PDF का यूज़ करते हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब ये पोर्टेबल होता है, किसी भी एप्लीकेशन में आप यूज़ करेंगे तो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के वीडियो के। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, MS वर्ड्स डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन रिसेंट वर्जन इस कैलिब्री। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि डिफ़ॉल्ट वर्जन क्या होता है। तो कैलिब्री आप ओपन करेंगे। डिफ़ॉल्ट वर्जन का मतलब क्या, कि जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो फ़ॉन्ट फेस में जाएंगे तो आपको फ़ॉन्ट फेस बहुत सारे दिए रहते हैं, लेकिन उसमें से डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कैलिब्री होता है। सेकेंड है
CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N, ये किसके लिए होता है? अप्लाई नॉर्मल स्टाइल इन MS वर्ड। नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, MS वर्ड ओपन है, विंडो ओपन है, तो आप अगर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N प्रेस करते हैं तो आपको क्या होता है? अप्लाई नॉर्मल स्टाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पर हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है और वहाँ पर ये आप प्रेस करते हैं अगर बटन का कॉम्बिनेशन, तो इससे आपका बन जाता है न्यू फोल्डर। ये न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है। लेकिन MS वर्ड की विंडो ओपन है और वहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जो है नॉर्मल स्टाइल जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगी। तो याद रहे यहाँ पर ये जो है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस N न्यू फोल्डर के लिए भी शॉर्टकट की होता है। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी वाइल रोम इज़ परमानेंट मेमोरी। ये कई बार हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब इसमें डेटा जो भी रखा गया है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और इसको इसलिए ऐसा रखा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को कुछ बेसिक प्रोग्राम की नीड होती है स्टार्टअप के लिए, तो उसमें यूज़र्स का कोई मतलब रोल नहीं होता है, वो सिस्टम के लिए होता है। तो अगर आप उसमें अगर इसको चेंजेबल होता है तो यूज़र क्या कर देता है? तो उसमें मॉडिफिकेशन कर देता। तो जब मॉडिफिकेशन कर देता है तो हमारा विंडोज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो इसलिए रोम की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें जो है हम कोई बदलाव ना कर सके। तो उसमें बेसिक बायोस प्रोग्राम्स हम जो है उसमें जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी समय इसमें कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम में होता है क्या? रोम जो है CPU के लिए होता है, यानी प्रोसेसर के लिए होता है ख़ास करके, ताकि उसमें जो फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनको स्टोर किया जा सके। और विंडोज़ के बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं स्टार्टअप में, जो बूटिंग के लिए वर्क करते हैं, वो सारे सेक्शन इसमें लोड होते हैं, जिसको हम कर्नल कहते हैं। ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया है। SSD इज़ फास्टर देन SSD बिकॉज इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। तो जो SSD न्यू टेक्नोलॉजी है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आज के कंप्यूटर्स में, जो नए कंप्यूटर्स आप खरीदेंगे तो उसमें SSD ही मिलता है। इसमें पुरानी जो हार्ड डिस्क आती थी, हार्ड डिस्क, उसमें ये मैकेनिकल होती थी। इसमें अंदर जो है डिस्क होती थी जो मूव करती थी, तो वहाँ पर समस्या आती थी कि इसकी स्पीड जो है मैकेनिकल होने की वजह से कम होती थी। अब इसमें क्या है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, इसमें मेमोरी चिप्स होती हैं और उनका यूज़ करके इसमें डेटा स्टोर होता है। तो ये काफ़ी फास्ट होता है और थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है इसमें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने देखा। HTTP क्या है? HTTP वेबसाइट्स आर SSL TLS इंक्रिप्शंस फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें जो होता है ना HTTPS, देखिए एक पुराना वर्जन है जो केवल HTTP होता है, तो ये सिक्योर्ड नहीं होता है। अब इसको अपडेट कर दिया गया है HTTPS के साथ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो इसमें जो है ना ये फीचर्स सिक्योर सॉकेट सिक्योर लेयर या सिक्योर सॉकेट लेयर, इसमें क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे, वो क्या हो जाता है, सिक्योर्ड हो जाता है। तो जो वेबसाइट HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करती है वो सिक्योर्ड होती है। कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीटीपी का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। शॉर्टकट कीज कुछ देख लेते हैं। CTRL+K होता है हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक आपको पता होगा, किसी भी टेक्स्ट या फिर कंटेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना। CTRL+Shift+ ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो इसका क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट, इसका डिक्रीज फॉन्ट हो जाएगा। CTRL+ होम से कहीं भी आप डॉक्यूमेंट में है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, यहाँ काम करना है, जैसे CTRL+H प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के होम में आ जाएंगे, यानी स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो होम का मतलब क्या, एक होता है CTRL केवल होम प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन CTRL+ होम प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो आप पहले पेज पर आ जाएंगे। CTRL+ इंड होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हैं CTRL+ इंड प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर लास्ट टाइम कर्सर हमारा वर्किंग था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। साथ में इसका PDF आपको अगर चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं वो मिलते रहें और साथ साथ में हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बंद करते हैं वीडियो आज का ये यहीं पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।